गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द क्लास वंस अगेन। आपने देखा नाउन क्लॉज के यूजेस, पहला कि किस प्रकार से नाउन क्लॉज किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। सेकंड हम देखेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ ए ट्रांजिटिव वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब। इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है, प्रिंसिपल क्लॉज कम्स फर्स्ट एंड नाउन क्लॉज comes later। पहले प्रिंसिपल क्लॉज आएगा, उसके बाद नाउन क्लॉज आएगा। जनरली इसको दैट क्लॉज के नाम से बुलाते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज दैट क्लॉज। जैसे आपके सामने सेंटेंस, Tom knows I am honest। टॉम जानता है मैं ईमानदार हूं, तो टॉम क्या जानता है? टॉम knows that I am honest। टॉम जानता है कि मैं ईमानदार हूं। यहाँ ये देखिए दैट कंजंक्शन लगा हुआ है। नोज जो कि ट्रांजिटिव वर्ब है, इस ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, दैट आई एम ऑनेस्ट। ये दैट आई एम ऑनेस्ट जो है इट इज नाउन क्लॉज। क्या जानता है टॉम? कि मैं ईमानदार हूं। इसी तरह से सेंटेंस लीजिए, she had written a letter she denied this। उसने एक पत्र लिखा लेकिन उसने इनकार कर दिया कि उसने एक पत्र लिखा था। तो ज्वाइन करेंगे, she denied that she had written a letter। नाउन क्लॉज she had written a letter, that से आपने ज्वाइन किया है। इसी तरह से the trouble is this, sorry, the trouble is this, most of the people are dishonest। तकलीफ यही है कि बहुत सारे लोग, मैक्सिमम लोग जो हैं वो बेईमान हैं। कैसे ज्वाइन करेंगे? द ट्रबल इज दैट द मोस्ट ऑफ द people are dishonest। इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से हम ऑब्जेक्ट, किसी ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में भी नाउन क्लॉज का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद अगला यूज है
ऑब्जेक्ट ऑफ अ preposition. Object of a preposition. Preposition in, of, at, to. इनके ऑब्जेक्ट के रूप में भी नाउन क्लॉज काम करता है। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूंगी, The people believed in what Mahatma Gandhi said. यहां पे इन प्रीपोजिशन है और इन के बाद में आया है व्हाट महात्मा गांधी सेड। लोगों का विश्वास था महात्मा गांधी जो भी कहते थे उसके ऊपर। ये हो गया नाउन क्लॉज। इस प्रकार के यूज को पहचानने के लिए आप देखिएगा प्रीपोजिशन के बाद में आएगा, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। जैसे यहाँ है इन, उसके बाद में ये नाउन क्लॉज आया हुआ है, तो ये प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। इसी तरह से पे अटेंशन टू व्हाट I say। यहां पे टू प्रीपोजिशन है और what I say जो कि नाउन क्लॉज है वो इसके ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। उसी तरह से आपको एक सेंटेंस देते हैं, देखिए जोड़ के बताइए। You have something try to manage with it। You have something, try to manage with it। जो आपके पास है उसमें मैनेज कीजिए। तो try to manage with preposition आ गया what you have। उसी तरह से there is no meaning in it। What you say, जो तुम कह रहे हो उसमें कोई भी अर्थ नहीं है ना, तो there is no meaning in what you say। ये in preposition है और what you say ये नाउन क्लॉज। आपको समझ में आ गया होगा। अगला हम देखते हैं नेक्स्ट यूज ऑफ नाउन क्लॉज।
चौथा है फोर्थ वन, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब फोर्थ वन, कॉम्प्लीमेंट पूरक हिस्सा ऑफ अ वर्ब। इनकम्प्लीट वर्ब्स के कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक हिस्से के रूप में भी नाउन क्लॉज काम करता है। पहले ये जानिए ये इनकम्प्लीट वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं। जैसे इज, एम, आर, वॉज, वेयर। इसके अलावा seem, appear, behold, etc. जैसे the question is इनकम्प्लीट वर्ब है ये। यहां पे वर्ब कंप्लीट नहीं है। क्वेश्चन इज हु विल build the cat। किस तरह से ज्वाइन करेंगे? The question is that who will build the cat। बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? इसी तरह से इट सीम्स, ये फिर इनकम्प्लीट वर्ब है यहां पे। The tiger is dead। The tiger is dead। ऐसा लगता है शेर मर गया। कैसे बनाएंगे इसको? इट सीम्स दैट द टाइगर इज डेड। तो सीम जो कि इनकम्प्लीट वर्ब है, इसके कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम कर रहा है ये नाउन क्लॉज। उसी तरह से my suggestion is this। We should go to the doctor। My suggestion is that we should go to the doctor। आपने देखा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब यानी किसी इनकम्प्लीट वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में किस तरह से नाउन क्लॉज काम करता है। इसके बाद लास्ट हम देखेंगे appositive clauses।
one, appositive clauses. appositive clause जो होता है, एक नाउन के जस्ट बाद में दूसरा नाउन या नाउन फ्रेज आएगा और दोनों आपस में इन एपोजिशन रहेंगे, समान रहेंगे। जिस नाउन के बारे में बात हो रही है, जिस बारे में बात हो रही है, उसी का एक और नाउन आना, जैसे महात्मा गांधी, the father of the nation, the father of the nation was a saint. देखिए, महात्मा गांधी ये नाउन आ रहा है, इसी के अपोजिशन में ये है नाउन फ्रेज, the father of the nation, this is noun phrase. ठीक है, तो ये एक नाउन के बाद दूसरा नाउन एक दूसरे से अपोजिशन में है, तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होंगे वो अपोजिटिव क्लॉज कहलाएंगे और दोनों नाउन से एक दूसरे के अपोजिशन में है। नाउन क्लॉज का एक ये भी इस्तेमाल होता है अपोजिशन बताने के लिए, जैसे द रूमर वॉज रॉन्ग, दो अलग अलग सेंटेंसेस लेंगे तो किस तरह से अपोजिशन में लाना है दोनों केसेस को, ये समझना आसान होगा। द रूमर वॉज रॉन्ग, द डेकॉइट्स वेर killed. The rumor that the dacoits were killed was wrong. कौन सा रूमर, कौन सी अफवाह कि डाकू मारे गए, ये एक दूसरे के अपोजिशन में आ गए। ये न्यूज़ वॉज रॉन्ग, ये जो न्यूज़ है, ये रूमर है, ये अफवाह है कि डाकू मारे गए, ये गलत थी। तो यहाँ पे आप देखिए एक नाउन रूमर, डेकॉइट्स वेर किल्ड, नाउन क्लॉज, और ये गलत है। इसी प्रकार से द फैक्ट इज एक्सेप्टेड बाय ऑल, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, the earth moves round the sun. फैक्ट ये है the earth moves round the sun, the fact ये फैक्ट के अपोजिशन में आएगा, that the earth moves round the sun ये नाउन क्लॉज हो गया, that the earth moves round the sun is accepted by all. ये नाउन क्लॉज नाउन के अपोजिशन में, द फैक्ट दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, दिस इज नाउन क्लॉज। So this was your case, a positive clause. यहाँ हमारा noun clause खत्म होता है।
इसके बाद जो अगला क्लॉज हमको पढ़ना है दैट इज रिलेटिव और एडजेक्टिव क्लॉज। रिलेटिव और एडजेक्टिव क्लॉज। Second one is relative या adjective clause। Relative clause is a group of words which contains a subject, and predicate of its own, and does the work of an adjective. Relative clause is a group of words which contains a subject and predicate of its own and does the work of an adjective. Relative clause शब्दों का समूह होता है और उसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है और वो किसी सेंटेंस में एक एडजेक्टिव का कार्य करता है। कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए इसको समझेंगे। पहले इस डेफिनेशन को नोट कीजिए। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, the man is my uncle, the man is sitting outside, वो आदमी मेरे अंकल हैं जो बाहर बैठे हैं। इस तरह से आपको जोड़ना है। द मैन हु इज सिटिंग आउटसाइड इज माई अंकल। अब हु इज सिटिंग आउटसाइड ये विशेषता बता रहा है किसकी? एक नाउन की। तो नाउन की विशेषता बताने वाले को एडजेक्टिव बोलते हैं। इसी प्रकार से द मैन इज वीपिंग, हिज पर्स has been stolen. The man is weeping, his purse has been stolen. वो आदमी रो रहा है जिसका पर्स चोरी हो गया। The man whose कनेक्टर्स को देखते जाइए क्या क्या लग रहा है। The man whose
पर्स हैज़ बीन स्टोलन, इज वीपिंग। द मैन whose purse has been stolen is weeping। इसी तरह से this is the book I bought it yesterday। I bought it yesterday। This is the book, यहाँ पे द लगा लीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। This is the book that conjunction I bought yesterday। This is the book that I bought yesterday। आपने देखा कंजंक्शन हु, आपने देखा whose, आपने देखा that। एक कंजंक्शन और समझ लीजिए, that is which। The house was collapsed the house was surrounded by flood water। The house, कौन सा घर? वो घर गिर गया जो बारिश के पानी से घिरा हुआ था। तो the house which was surrounded by flood water, which आपने कंजंक्शन लगाया, the house which was surrounded by flood water was collapsed। इस तरह से कंजंक्शंस किस रूप, कौन से भाव में यूज किए जाते हैं, ये आपको समझना जरूरी है। एक बार इसको हम आपको बता देते हैं। जब किसी पर्सन की हम बात करेंगे, पर्सन्स के लिए हम यूज करेंगे who, whom या whose। फॉर एनिमल्स एंड थिंग्स के लिए हम यूज करेंगे which, और फॉर पर्सन्स एंड थिंग्स के लिए हम यूज करेंगे that। तो ये कंजंक्शंस हैं, इनका ध्यान रखेंगे। इसके अलावा और भी ढेर सारे हैं, लेकिन 12th में जो इंपॉर्टेंट है मैं उन्हीं को बता रही हूँ। बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े कंजंक्शंस आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि रिलेटिव या एडजेक्टिवल क्लॉज के कौन कौन से काइंड्स होते हैं।
प्रकार के काइंड्स होते हैं। पहला, डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज, इसको हम रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज भी कहते हैं। इट इज कॉल्ड रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज। उस किसी भी सेंटेंस के एग्जाम्पल से जब आप इसको देखेंगे तो समझेंगे कि ये डिफाइनिंग या रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज क्यों कहलाता है। जिस भी नाउन को ये डिफाइन करता है, अगर इस क्लॉज को हम हटा दें तो उसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है, इसलिए इसे डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज या रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज कहते हैं। दूसरा है नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज, या इसे हम नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज भी कहते हैं। नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज। मैं आपको दो एग्जाम्पल देती हूं और इन दोनों ही क्लॉजेस में आपको डिफरेंस बताती हूं। डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज जैसे the girl who is dancing is my sister. The girl who is dancing is my sister. लड़की जो नाच रही है मेरी बहन है। थोड़ा सा इसको चेंज करें। सीता who is dancing is my sister. पहले सेंटेंस में अगर हम हु इज डांसिंग जो कि रिलेटिव क्लॉज है या एडजेक्टिवल क्लॉज है, अगर हम इसको हटा दें, द गर्ल इज माई सिस्टर है, तो ये सेंटेंस की मीनिंग अपने आप में क्लियर हो रही है क्या? नहीं। लड़की मेरी बहन है। कौन सी लड़की? ये जरूरी है लिखना हु इज डांसिंग। अगर हम यहाँ पे हु इज डांसिंग नहीं लिखते हैं तो इस सेंटेंस की मीनिंग अपने आप में कंप्लीट नहीं होती है। इसलिए इस क्लॉज को हम कहेंगे डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। इस सेंटेंस के इस नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए, इस प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत आवश्यक है इस क्लॉज का होना। हु इज डांसिंग, लड़की, कौन सी लड़की? मेरी बहन है जो नाच रही है, हु इज डांसिंग। तो ये हो गया डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। दूसरे सेंटेंस में देखिए, दूसरे सेंटेंस में सीता। अब हु इज डांसिंग को अगर हम हटा दें, इस एडजेक्टिवल क्लॉज को अगर हम यहां से हटा दें, तो ये सेंटेंस अपने आप में पूरा है। सीता इज माई सिस्टर, सीता मेरी बहन है। तो ये सेंटेंस जिसमें एडजेक्टिव क्लॉज या रिलेटिव क्लॉज मेरी बहन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, सीता को आइडेंटिफाई करने के लिए जरूरी नहीं है हु इज डांसिंग, सीता इज माई सिस्टर अपने आप में कंप्लीट है। अब अगर मैं यहाँ पे हु इज डांसिंग लिख रही हूँ, रिलेटिव क्लॉज का यूज कर रही हूँ, तो ये रिलेटिव क्लॉज कहलाएगा नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज, क्योंकि इस सेंटेंस की मीनिंग को या इस नाउन को
क्वालिफाई करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए इस क्लॉज की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ ये इस नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। इस सेंटेंस की मीनिंग को पूरा करने के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है। जैसे इसमें द गर्ल इज माई सिस्टर, लड़की मेरी बहन है, ये अपने आप में मीनिंग क्लियर नहीं है। यहाँ पे हु इज डांसिंग लिखना जरूरी है। ये क्लॉज, ये रिलेटिव क्लॉज जरूरी है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, इसलिए ये डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज हुआ। लेकिन दूसरे केस में यहाँ पे नाम है जो अपने आप में आइडेंटिफाइड है, ये सिर्फ उसके बारे में अतिरिक्त जानकारी है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, तो इसको हम बोलेंगे नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। और एग्जाम्पल्स देखते हैं। The belief that the boys are intelligent than the girls is unscientific। सेंटेंस समझिए। द बिलीफ दैट द बॉयज आर इंटेलिजेंट दैन द गर्ल्स, ये जो रिलेटिव क्लॉज है इसको अगर हम हटा दें, द बिलीफ इज अनसाइंटिफिक, विश्वास अवैज्ञानिक है, तो इस सेंटेंस की मीनिंग क्लियर हो रही है क्या? नहीं। इसलिए किस बिलीफ की बात हो रही है? दैट द बॉयज आर इंटेलिजेंट दैन द गर्ल्स। ये आपको यहाँ पे ये रिलेटिव क्लॉज डालना जरूरी है, और आप इस रिलेटिव क्लॉज को डाल रहे हैं तभी इसकी मीनिंग कंप्लीट हो रही है। इसलिए कौन सा क्लॉज कहलाएगा? डिफाइनिंग relative clause। The news that there is a possibility of political reshuffle, political reshuffle is true। The news that there is a possibility of political reshuffle is true। अब यहाँ ये देखना है द न्यूज इज ट्रू। अगर हम पॉलिटिकल रीशफल को हटा दें तो कौन सी न्यूज सही है? यहाँ सेंटेंस का अर्थ अपने आप में पूरा नहीं होता, इसलिए इस रिलेटिव क्लॉज की आवश्यकता है दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल रीशफल। तो ये जो क्लॉज हो गया ये हो गया डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। इसी तरह से अगला सेंटेंस देखिए, राजीव गांधी
who was the son of Indira Gandhi succeeded her to her seat. To her seat. ठीक से राजीव गांधी who was the son of Indira Gandhi succeeded her to her seat. अब यहां से who was the son of Indira Gandhi इसको आप हटा दीजिए. Who was the son of Indira Gandhi. यहां राजीव गांधी सक्सीडेड हर टू हर सीट, ये अपने आप में फिर भी कंप्लीट है. ये सिर्फ एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, अतिरिक्त जानकारी है राजीव गांधी के बारे में. तो ये जो क्लॉज होगा ये होगा नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज. नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज. सॉरी, नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज. इसी तरह से केविन who was the captain of the team scored maximum goals केविन जो कि टीम का कैप्टन था, who was the captain of the team. अगर इसको हटा दिया जाए तो भी ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है. केविन स्कोर्ड मैक्सिमम गोल्स, केविन ने सबसे ज़्यादा गोल किए. और ये जो है हु वाज द कैप्टन ऑफ द टीम, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है केविन के बारे में. तो ये कौन सा क्लॉज हो गया? नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज. नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज. इस तरह से आपने देखा कि एडजेक्टिवल क्लॉज या रिलेटिव क्लॉज दो टाइप के होते हैं, डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज, नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज. डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज जो होगा, जिसे आप रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज भी कहते हैं, वो आवश्यक होता है उस नाउन को, प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए. आप तब तक नहीं पहचान पाएंगे जब तक वो क्लॉज वहाँ पे लिखा हुआ नहीं रहेगा. इस तरह के जो रिलेटिव क्लॉजेस होते हैं उनको अपन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज कहते हैं. और जो नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज होते हैं उसमें अतिरिक्त जानकारी होती है नाउन या प्रोनाउन के बारे में. अगर हम उनको हटा भी देते हैं तो सेंटेंस की मीनिंग अपने आप में कंप्लीट होती है. और एक जो सबसे अच्छा तरीका है इनको पहचानने का, दे आर सेपरेटेड बाय कॉमा. आप देखेंगे नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज में कॉमा लगा होता है. राजीव गांधी कॉमा हु वाज द सन ऑफ इंदिरा गांधी सक्सीडेड हर टू हर सीट, आपने कॉमा से उसको अलग किया हुआ है. ये है नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज. इसी प्रकार केविन हु वाज द कैप्टन ऑफ द टीम, फिर देखिए अगेन कॉमा, स्कोर्ड मैक्सिमम गोल्स, ये भी नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज. तो यहाँ हमारा एडजेक्टिव या रिलेटिव क्लॉज एंड होता है. इसके बाद हमको देखना है थर्ड काइंड, विच विल बी एडवर्बियल क्लॉज. वी विल सी इट इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.